welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing good. अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सोल्यूशन निकालना सीख रहे थे. ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने का तरीका तो ये होता है कि आपको जनरल सोल्यूशन के अंदर आप क्वेश्चन में आपको कंडीशंस गिवन होती हैं, आप उनको पुट करते हो और उसके बाद आपके पास आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है. ठीक है, लेकिन जनरल सोल्यूशन जो है वो इतना आसानी से नहीं निकल सकता. ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन को निकालने के लिए आप लोगों को क्या है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको कौन सी इक्वेशन गिवन है. ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है वो दो इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, तो एक हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, जिसमें आपने सिंपल जो है वो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना होता है. ठीक है, यानी x और उसके डिफरेंशियल को आपने सेपरेट कर देना होता है y और उसके डिफरेंशियल से. ठीक है, तो आपके पास क्या है कि जनरल सोल्यूशन निकल आता है. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को. ठीक है, जिसमें आपने ये देखना होता है कि वेदर जो x डिफरेंशियल ऑफ x का जो फंक्शन है और जो डिफरेंशियल ऑफ y का जो फंक्शन है वो होमोजीनियस और फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री है कि नहीं है. ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. ठीक है, whether this n is called the degree of the homogeneous function. okay, तो हम लोगों ने क्या होता है कि homogeneous equations में अगर इक्वेशन हमारे पास homogeneous है तो इसका मतलब ये है कि जो उसमें जो डिफरेंशियल ऑफ x है और जो डिफरेंशियल ऑफ y है उनका जो आप उनके साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होता है यानी उनका जो फंक्शन है वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होता है सेम डिग्री का. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस ना हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो क्या उसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म. किसी अगर कोई हमें इक्वेशन गिवन है और वो होमोजीनियस नहीं है, ना तो वो सेपरेबल है ना तो वो होमोजीनियस है, तो क्या उसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. अच्छा स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है उनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ. जनरल फॉर्म हमारे पास होती है इस तरह की a1 of x प्लस b1 of y प्लस c1 dx इक्वल्स टू a2 of x प्लस b2 of y प्लस c2 और यहाँ पे आ जाएगा dy. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये C1 और C2 की वजह से क्या है कि होमोजीनियस नहीं है. ठीक है, अगर तो ये C1 और ये C2 हमारे पास अभी ना होता तो ये इक्वेशन होमोजीनियस होती. देखिए, अगर तो ये C1 और ये C2 ना होता, ठीक है, तो आप ये देखें कि ये वाला कि ये जो फंक्शन है dx का और ये जो फंक्शन है dy का, ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस बन जाते. ठीक है, ऑफ द डिग्री 1. ठीक है, लेकिन अब या कोई और डिग्री भी इनकी बन सकती है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि C1 और C2 इंक्लूड हो गया, जिसकी वजह से ये फंक्शन हमारे पास क्या है कि होमोजीनियस नहीं है. लेकिन हम इनको दे कैन बी रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म एज फॉलोज. अब देखिए, इस इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के हमारे पास क्या है कि दो केसेस होते हैं. ठीक है, हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने इस रेशियो से सारा काम करना होता है. ये हमारे पास हो गया केस 1 a1 ओवर a2 b1 ओवर b2. हम लोगों ने क्या करना है कि ये दो रेशियोज ले लेंगे. ठीक है, अगर तो ये रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोगों ने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है. x इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू वेरिएबल x है उसको रिप्लेस कर दो कैपिटल X प्लस h के साथ. ठीक है, और जो स्मॉल y है उसको आप लोग रिप्लेस कर दो कैपिटल Y प्लस k के साथ. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है उसका आप डिफरेंशियल अप ले लो. तो क्या होगा कि आपके पास क्या आ जाएगा dx
dh, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dy प्लस dk, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है कि h और k जो है ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर देखो ये कांस्टेंट्स है तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंशियल है वो 0 के इक्वल आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल dx आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा कैपिटल dx के, और जो स्मॉल dy है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा कैपिटल dy के, ठीक है। देखिए आप लोगों ने ना दोनों केसेस में इन रेशियोज के साथ डील करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि आपके पास इक्वेशन किस तरह की है, ठीक है। अगर तो इक्वेशन आपके पास सेपरेबल नहीं है तो आपने ये चेक करना है कि क्या इक्वेशन आपके पास होमोजेनियस फॉर्म में अवेलेबल है कि नहीं है। और अगर वो होमोजेनियस फॉर्म में भी इक्वेशन नहीं है तो इट मीन्स कि आपको नेक्स्ट स्टेप में मूव करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूसिबल है कि नहीं है, हमें इस रेशियो के साथ डील करना पड़ेगा। और ये रेशियो किस किस के बीच में, ये कोफिशिएंट ऑफ x इन dx ओवर कोफिशिएंट ऑफ x इन dy एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन dx एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन dy, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। और अगर तो ये रेशियो आपके पास अनइक्वल है, ठीक है, तो आपने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। यानी आपके जो क्वेश्चन में आपको जो वेरिएबल्स गिवन होंगे x और y, उनको आप रिप्लेस कर दो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आप फर्दर आपको मैं एग्जांपल कराऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फर्दर स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। और केस 2 ये है, ठीक है, केस 2 ये है कि अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए फिर क्या करें, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया ना कि अगर ये रेशियो इक्वल ना आए तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। लेकिन अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए तो फिर क्या करें, ठीक है। तो अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए तो उस टाइम आपने क्या है कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, z इक्वल्स टू a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y। या ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ले या आप ये वाली भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y, ठीक है, समझ आ गया। देखिए हम लोगों को जब ये पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन कि ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले रेशियोज को चेक करना है, ठीक है। अगर तो ये रेशियो अनइक्वल है तो आपने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। और देखिए इस जब आपके पास केस 1 होगा तो आपने क्या करना होगा कि आपके पास ये होगा कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से आप मूव करोगे होमोजेनियस इक्वेशन में, और होमोजेनियस इक्वेशन से आप मूव करोगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। इसमें जब आप लोग ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ना तो आपके पास क्या है कि होमोजेनियस इक्वेशन पहले बनेगी। उस होमोजेनियस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। लेकिन केस नंबर 2 में क्या है कि आपके पास डायरेक्ट क्या है कि जब आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपके पास जो इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इन केसेस को देख लें फिर हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मैंने एक एग्जांपल लिख दी है, ठीक है। और इस एग्जांपल में आप देखेंगे सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये इक्वेशन हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैं इसमें अगर आप इसको dy बाई dx की फॉर्म में करके लिखो ना तो ये इस इक्वेशन में आप x और उसके डिफरेंशियल को सेपरेट नहीं कर सकते वेरिएबल y और उसके डिफरेंशियल से। आप बेशक इसको करके भी देख लें, ठीक है। इसके बाद आप ये चीज देखें कि ये इक्वेशन मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अगर देखिए मैं इसमें वेरिएबल x और y को रिप्लेस कर दूं tx और ty के साथ तो मेरे पास क्या है कि ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। ये वाली फॉर्म मेरे पास नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई इस सिर्फ और सिर्फ इस 4 और इस 5 की वजह से, ठीक है, मैं यहाँ से तो t कॉमन ले लूंगी x और y से, यहाँ से भी मैं ले लूंगी, लेकिन यहाँ से फिर ये वाला 5 और ये वाला 4 जो ये मसला करेगा, तो इसलिए ये इक्वेशन मेरे पास क्या है कि होमोजेनियस की इक्वेशन नहीं है।
लेकिन इस इक्वेशन की फॉर्म जो है, जो मैंने अभी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म से रिजेंबल करती है, ठीक है। तो इसको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो a1 है उसकी क्या वैल्यू है, इट इज -1, और जो a2 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इट इज 2। सिमिलरली जो b1 है उसकी वैल्यू भी 2 है आपके पास, और जो b2 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखने से पहले कि कौन सा केस लगाएं, हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो को देखना पड़ेगा कि कौन सी रेशियो इस पे लगे, कौन सी रेशियो जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि a1 की वैल्यू आपके पास क्या है, इट इज इक्वल्स टू -1 एंड a2 इज इक्वल्स टू 2, ओके। एंड व्हाट अबाउट a2, इट इज इक्वल्स टू, सॉरी b1, इट इज 2 ओवर -1, ओके। तो ये आप देखें कि ये रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है, इट इज इक्वल्स टू -1/2, इट इज equal to -2. So this ratio is not equal. So this is the, so we will apply case number 1. Okay, we will apply case number 1 in this question. Okay, और अब आप case 1 अप्लाई करना है तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, आप लोग अप्लाई करोगे स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, ओके, and small y is equals to capital Y plus capital K, ठीक है। और dx is equals to d of capital X and dy is equals to d of y. Why? अब हम लोग ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और ये वैल्यूज आप कहाँ पुट करोगे, ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन में, जिसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। आप देखें कि हम लोगों ने क्या करना है कि 2 और y को किसके साथ रिप्लेस करोगे, कैपिटल Y प्लस K के साथ इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से x को रिप्लेस कर दो कैपिटल X प्लस h के साथ प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे जो dx है इसको रिप्लेस कर दो इसके साथ, फिर -2x प्लस h, राइट, एंड माइनस कैपिटल Y प्लस K -4 d ऑफ y, सॉरी, ओके। अब इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने सबसे पहले ये चेक किया कि हमारे पास कौन सी कि सबसे पहले हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने इस इक्वेशन में अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। इसको हम अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया और थोड़ा सा हम क्या है कि k और h हमारे पास कांस्टेंट्स है ना, तो कांस्टेंट्स को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं और वेरिएबल्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने इनको अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास ये वाले सारी टर्म और ये वाली सारी टर्म ना होती, ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली सारी टर्म ना होती तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाता है 2y माइनस एक्स एंड 2x माइनस वाई डी वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस बन जाती अगर हमारे पास ये चीजें, अगर मतलब कि अगर ये कांस्टेंट्स ना होते तो इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म में आ जाती, ठीक है। लेकिन अब इनकी वजह से हमारे पास इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अगर ये 0 हो जाए तो क्या है कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए, ठीक है। फिर हम होमोजीनियस से सेपरेबल में जाकर अपना जनरल सोल्यूशन आसानी से निकालेंगे। लेकिन अभी इन कांस्टेंट्स की वजह से इक्वेशन जो है वो हमारी नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको 0 की इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है।
अब हमने जब इनको जीरो के इक्वल पुट किया तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और दो अननोन्स हैं, और अननोन कौन से हैं, एक k है और एक h है। तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके k और h की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कर ली। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने इस h और k की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो आपके पास बनेगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इन कांस्टेंट्स को जीरो के इक्वल पुट किया और यहाँ से हमने k और h की वैल्यू निकाली, और फिर उसके बाद हमने वापस इसको अपनी जहां से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की थी उसी इक्वेशन में वापस हमने इसको पुट किया, ठीक है। पुट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। नाउ दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। व्हाई दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन? बिकॉज यहाँ पर आपके पास ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ये दोनों होमोजीनियस फंक्शंस हैं ऑफ द डिग्री 1, दैट्स व्हाई दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। जब भी आपके पास केस 1 आएगा तो सबसे पहले आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। होमोजीनियस इक्वेशन से फिर आपने जाना होता है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाया था, तो वहां से भी आप एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे भी इस इक्वेशन को एक दफा दोबारा सॉल्व कर लूंगी। आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप इसमें y को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y इज इक्वल्स टू vx, और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव लोगे और फिर उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ, फिर इसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बनी थी उसको मैंने सॉल्व किया उन्हीं स्टेप से जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि y को रिप्लेस कर दिया vx के साथ, ठीक है, और उसके बाद इसका हमने सिंपल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया बाय द प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और उसके बाद सिंपल अलजेब्राइक स्टेप्स परफॉर्म किए तो हमारे पास यहाँ पर आ गई सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि आप v और उसके डिफरेंशियल को सेपरेट कर सकते हो x और उसके डिफरेंशियल से, जो मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, v स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, इसको आप v माइनस 1 v प्लस 1 लिखें और उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और आप लोगों को ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने आती होंगी। यहाँ से आप a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करें, ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशन में वापस पुट कर दें, ठीक है। वापस पुट करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपल इनको इंटीग्रेट करना है, जो आपको आता होगा। सिंपल ये है कि v प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो क्या आ जाएगा -3/2 ln ऑफ v प्लस 1, राइट। और यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा 1/2 ln ऑफ v माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा ln ऑफ x। उसके बाद आप इनको सॉल्व करें तो आपके पास क्या है कि एलसीएम वगैरह लें और आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने v को v के अंदर आपने y को क्या लिखा था, y इज इक्वल्स टू vx, ठीक है। यहाँ से आपने अब वापस हमने x और y की फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो क्या है कि हमें v से हम लोग v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन से, और इसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फाइनल हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म की थी उनको हम वापस पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन में और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक दफा इसको देख लें, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत लेंथी है, इसके अलावा ये है बहुत आसान, ठीक है। ये केस 1 की एग्जांपल है जिसमें हम लोग कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। और हमें कैसे पता चलता है कि हमने केस 1 लगाना है, हमें इस रेशियो से पता चलता है कि a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, ठीक है। अगर ये रेशियो अनइक्वल आ जाए तो आपने केस 1 लगाना है, और केस 1 में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने होमोजीनियस इक्वेशन बनानी होती है। कैसे बनानी होती है, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ कांस्टेंट्स आ जाते हैं। उन कांस्टेंट्स को आपने 0 के इक्वल पुट करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने
होमोजीनियस इक्वेशन से सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और उससे आगे तो आपको सॉल्व करना आता है, उससे आगे तो सिंपल क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस 1 की एग्जांपल थी। अब हम लोग जाएंगे केस 2 की एग्जांपल की तरफ। ठीक है, और उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। आप एक बार इसको देख लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने केस 2 की एक एग्जांपल लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखें कि ये इक्वेशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और ना ही ये इक्वेशन होमोजीनियस है, बट दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि a1 की वैल्यू आपके पास क्या है, इट इज 3, एंड a2 की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 3। सिमिलरली जो b1 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इट इज -4, और जो b2 है उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है, -4 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि a1 ओवर a2 क्या बनता है, b1 ओवर b2। तो ये मेरे पास बनेगा 3 ओवर 3, और ये बन जाएगा 4 ओवर -4 विच इज इक्वल्स टू 1 ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये रेशियो इक्वल आ गई है। इसका मतलब ये है कि we will apply case number 2, and how we will apply case number 2, we will use this transformation which says that z is equals to a1 of x plus b1 of y। ओके, और इसमें आप क्या है कि आप इसके प्लेस पर a2 of x plus b2 of y भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो z आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3x and b1 is equals to -4y। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका डेरिवेटिव ले लेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू x नेक्स्ट स्टेप में। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे dy बाई dx की टर्म आ गई है ना, तो आपको यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब dy बाई dx की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी थी। तो यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से मैंने dy बाई dx की फॉर्म, मैंने इस इक्वेशन को dy बाई dx की फॉर्म में लिख लिया, जो हमारी मेन इक्वेशन थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने dz ओवर dx क्या बन जाएगा आपके पास, तो वो आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास x है, तो हमें इस y को खत्म करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि 3x minus 4y is equals to z, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 minus 4, यहाँ पे हम लिख देंगे z minus 2, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे z minus 3। ठीक है, अब देखें कि इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है कि ये वाली इक्वेशन आ गई, और ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो केस 1 जब हम सॉल्व कर रहे थे तो पहले क्या होता था, होमोजेनियस इक्वेशन बनती थी, और उसके बाद हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते थे। ठीक है, लेकिन केस 2 में आप डायरेक्ट क्या हुआ कि आपने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी थी। ठीक है, उसको मैंने क्या है कि इसको मैंने सिंपल जिस तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हो उस तरह से मैंने इसको सेपरेट किया और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई थी, इसको यहाँ पर मेरे पास आ गया था z माइनस 3 z+1। तो मैंने इसमें, आप कोई भी टेक्निक इसमें यूज कर सकते हो, मैंने इसमें ये टेक्निक यूज की है कि मैंने -3 में +1 और -1 को ऐड कर दिया। ठीक है, +1 -1 मैंने इसको लिखा और उसके बाद मैंने ये वाली फॉर्म बना दी है। ठीक है, ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके।
नहीं करना तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि z ओवर z प्लस वन, यानी कि मैं कह रही हूँ कि इनको अलग अलग करके लिख दो, ठीक है, और -3 ओवर z प्लस वन, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, आप इसको फिर इंटीग्रेट कर लो। फिर यहाँ पर क्या है कि ये देखो z ओवर z प्लस वन, तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर बन जाएगी। फिर क्या है कि आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो तरीका मैंने किया है ना, उसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसमें ये वाली फॉर्म बनती ही नहीं है। ये वाली फॉर्म भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि आपको फिर लंबा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कर लें कि आप इसमें इस 3 में 1 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और उसके बाद आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है, z है, और 4 ओवर z प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 4 ln ऑफ z प्लस 1, राइट। और उसके बाद सिंपल इस साइड पर आपके पास -x प्लस c आ जाएगा, बिकॉज 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, राइट। और उसके बाद इस आंसर के अंदर मैंने z को 3x माइनस 4y के साथ रिप्लेस कर दिया, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करके मैंने फाइनल आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे केस 2 की जो एग्जांपल थी उसका फाइनल आंसर था, ठीक है। एक बार आप इसको देख लें, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं एक दफा सारा कुछ रिवाइज करके, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो उसको क्या होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसको होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसका मेथड ऑफ सोल्यूशन ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो रेशियो है ये इक्वल है कि अनइक्वल है, ठीक है। 2 केसेस बन जाएंगे हमारे पास। तो केस 1 में ये है कि आपको अगर अनइक्वल है तो आपको x इक्वल्स टू x प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होगी, और पहले आपको होमोजीनियस फॉर्म और उसके बाद सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना होगा, ठीक है। और जबकि अगर आपके पास केस 2 आ जाए, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए, तो आपको सिंपल ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस नहीं होती, आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई एक बुक फॉलो कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि ये आप लोगों को सबसे बड़ी बात होती है इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, सेपरेबल है, होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। इसके बाद हम आगे भी बहुत ज्यादा इक्वेशंस है, वो आगे भी हमने उनको डिस्कस करना है। जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ठीक है। तो आप इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करें और प्रॉपर इनके जो है वो नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक था। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, एंड इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू मैथमेटिकल मिस्ट्रीज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।